है ये वीडियो। सबसे पहले तो आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहूंगा दोनों के नाम से। प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के नाम से ही आप समझ जाओगे कि क्या कुछ है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या, फंक्शन है, किस लिए बना है और क्या कुछ करना है इन्हें। देखिए, नीति आयोग, नीति का मतलब क्या होता है? रणनीति, नीति बनाना किसी भी तरीके से। और प्लानिंग मतलब क्या? योजना। तो प्लानिंग और नीति आखिरकार कैसे, क्या है काम इनका? देखिए, कोई भी देश में जो भी सरकार बनता है वो एक पर्पस के साथ आते हैं, वो एक पर्पस बताते हैं कि उनका पर्पस आखिरकार है क्या। अल्टीमेटली उनका पर्पस होता है देश को तरक्की की तरफ आगे बढ़ाना। तो उन तरक्की की तरफ आगे बढ़ाने के लिए उनको कुछ योजनाएं बनानी होती है, कुछ प्लानिंग करना होता है, कुछ स्कीम्स वगैरह, जो भी चीज़ें जो देश के हित में होंगी वो सारी चीज़ें उन्हें लॉन्च करना होगा। और उसे लॉन्च करने से पहले उसके लिए कुछ प्लान बनाना होगा, प्लानिंग करना होगा। तो उसी प्लानिंग यानी कि योजना यानी कि नीति को कांग्रेस ने नाम दे दिया प्लानिंग कमीशन और बीजेपी ने नाम दे दिया नीति आयोग। अब कितना कुछ अलग है इन दोनों में वो अब फैक्ट्स के साथ समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं नीति आयोग क्या है। नीति आयोग तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। इसका ये फुल फॉर्म आप जरूर याद रखिए। नीति आयोग का एक स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ मेंबर्स हैं जो सारे मेंबर्स मिल करके कुछ नीतियां तय करते हैं देश को आगे बढ़ाने के रूप में। ये एक तरीके से थिंक टैंक की तरह काम करता है। थिंक टैंक मतलब एक ऐसा टैंक जो कि सोचेगा, थिंक करेगा, सोचना उनका काम। वो आइडियाज इनोवेट करेंगे और इस आइडियाज को इनोवेट करने के लिए कौन कौन उनका साथ देंगे, तो वो इन्वॉल्व करेंगे स्टेट्स को इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने के लिए। और यही प्लानिंग कमीशन में नहीं था, स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट कितना नीति आयोग में है वो आगे हम लोग समझते हैं। देखिए, एक तरीके से ये जो पूरा का पूरा नीति आयोग होगा, उस स्ट्रक्चर का काम क्या होगा? एक स्ट्रेटेजी, एक प्लान बनाना, एक नीति बनाना, और वो एडवाइज करेंगे किसे? सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट्स को, और हर एक छोटे से छोटे यूनिट को वो एडवाइज करेंगे, एक पॉलिसी बनाएंगे ताकि देश फिर हर छोटी से छोटी यूनिट डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़े। तो नीति आयोग जब बना तो उनका पहला मीटिंग जो हुआ वो दिल्ली में हुआ। इसका हेडक्वार्टर भी दिल्ली में है और पहला जो मीटिंग हुआ टीम इंडिया के लेवल के साथ, ये पहली मीटिंग हुई इस नीति आयोग, और वो दिल्ली में 1 जनवरी 2015 को यूनियन गवर्नमेंट ने इसका अनाउंसमेंट कर दिया कि नीति आयोग अब प्लानिंग कमीशन को खत्म करके नीति आयोग अब चलेगा। अब नीति आयोग का 2 इंपॉर्टेंट हब है, मतलब 2 इंपॉर्टेंट केंद्र है। तो वो 2 इंपॉर्टेंट केंद्र या हब क्या है? तो पहला है टीम इंडिया हब और दूसरा है नॉलेज एंड एजुकेशन हब। तो देखिए, टीम इंडिया हब का काम क्या है? टीम इंडिया हब का काम है बॉन्ड पैदा करना, एक अच्छी कम्युनिकेशन पैदा करना स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, जो हर स्टेट का इन्वॉल्वमेंट हो, हर नीति को बनाने में, हर योजना को बनाने में जो हो स्टेट का उतना ही रोल हो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। इस चीज को देखने का काम है टीम इंडिया हब का। ये एक तरीके से लिंक कौन पैदा करेगा? तो टीम इंडिया हब। और दूसरा जो है केंद्र यानी कि हब, नॉलेज एंड एजुकेशन हब, ये एक तरीके से थिंक टैंक की तरह काम करेगा। हर पॉलिसीज में क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ नहीं होना चाहिए, क्या कुछ होने से ज्यादा बेहतर हो सकता है, फायदा पहुंच सकता, डेवलपमेंट की ओर बहुत तेजी के साथ बढ़ा जा सकता है, ये सोचना, ये एक तरीके से नॉलेज एंड एजुकेशन हब का काम रहता है। तो चलिए अब समझते हैं आखिरकार नीति आयोग को बनाने की क्यों जरूरत पड़ी। अगर प्लानिंग कमीशन भी वही काम कर रहा था, नीतियां ही तय कर रहा था देश को डेवलपमेंट की ओर ले जाने के लिए, तो आखिरकार प्लानिंग कमीशन को क्यों बंद कर दिया गया? तो इसको जानने के लिए आपको समझना होगा प्लानिंग कमीशन का आखिरकार काम क्या है। सबसे पहले तो ये जान जाइए कि प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग ये दोनों नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तो प्लानिंग कमीशन आखिरकार कब बना? तो प्लानिंग कमीशन बना 15 मार्च 1950 को। और ये किसके अध्यक्षता में बनाया गया? तो वो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में ये बनाया गया। और इस प्लानिंग कमीशन का आखिरकार क्या काम था? तो प्लानिंग कमीशन का बेसिकली 2 काम था। पहला तो पंचवर्षीय योजना को बनाना, जिसे 5 इयर्स प्लान भी कहा जाता था, जो देश की तरक्की के लिए पंचवर्षीय योजना बनते थे, इनका पहला काम था। और अब तक प्लानिंग कमीशन के 12 पंचवर्षीय योजनाएं को बनाया जा चुका है। पहला पंचवर्षीय योजना बना था 1951 से। फिर इसका दूसरा काम क्या है? इसका दूसरा काम ये है कि जो पंचवर्षीय योजना बना है उस पंचवर्षीय योजना को स्टेट्स तक फॉरवर्ड करना है, और उसको फॉरवर्ड करने के बाद जो भी फंड है उसे रेज करना है, फंड उसे आवंटित करना है। जो भी पैसे हैं वित्तीय आवंटन करने का भी काम पंचवर्षीय योजना प्लानिंग कमीशन के द्वारा किया जाता था। और ये किन 2 जगहों पे किया जाता था? स्टेट्स को पैसे एलोकेट किया जाता था, पैसे दिया जाता था, और मिनिस्ट्रीज जो अलग अलग डिपार्टमेंट थे उन्हें भी पैसे फंड किया जाता था, पैसे दिया जाता था। तो ये 2 बेसिकली काम था। अब नीति आयोग में ऐसा क्या कुछ नहीं है या क्या
क्या कुछ काट छाट कर दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए कि नीति आयोग भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका भी संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। और ये आपका कब बना, तो ये बना 1 जनवरी 2015 को, और इसके अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी जी, हमारे आज के तत्काल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये एक तरीके से इसका काम क्या है, तो इसे सिर्फ और सिर्फ एडवाइस देना इनका काम है। इसे एक तरीके से थिंक टैंक की तरह ये काम करता है, वर्क करता है, जो आपको पहले स्लाइड में बता दिया हूँ। जो मेन बात आपको समझना ये है कि ये जो भी प्लानिंग करेगा, जो भी योजनाएं बनाने के लिए एडवाइस देगा, उस एडवाइस के साथ इसका काम पैसे आवंटित करना नहीं है। जो प्लानिंग कमीशन में पैसे आवंटित करना काम था वो इसमें नहीं है, इसका पावर घटा दिया गया है। इसको फाइनेंस मिनिस्टर ही पैसे को रेज करेगा, पैसे को एलोकेट करेगा, हर डिपार्टमेंट को, हर स्टेट्स को पैसे देने का काम जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का ही होगा। इसका नीति आयोग में ये पावर हट गया है। तो ये आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको समझ लेना है। तो चलिए अब समझ लेते हैं स्ट्रक्चर क्या है नीति आयोग का। तो नीति आयोग में सबसे पहले है प्राइम मिनिस्टर, जो कि है चेयरपर्सन, जिसे अध्यक्ष भी कहा जाता है। तो वो होंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो कि हैं फिलहाल अभी नरेंद्र मोदी जी। और उसके बाद और दूसरे होंगे उपाध्यक्ष, जिसे वाइस चेयरपर्सन भी कहा जाता है, जो कि नॉमिनेट किया जाएगा किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री के द्वारा ही नॉमिनेट किया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। फिर होंगे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसे सीईओ भी कहा जाता है, वो भी नॉमिनेट किए जाएंगे प्रधानमंत्री के द्वारा। उसके बाद इसमें फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, जो कि हमेशा बने रहते हैं। फिर है पार्ट टाइम मेंबर, जो कि मैक्सिमम 2 है। फिर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे, जो कि मैक्सिमम 4 होंगे, सेलेक्टेड फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, नॉमिनेटेड बाय पीएम। इसे भी नॉमिनेट पीएम ही करेंगे। तो देखिए गवर्निंग काउंसिल में क्या है और इन सारे मेंबर्स के साथ किन किन का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो वो है गवर्निंग काउंसिल का। तो वो कौन है, तो चीफ, हर स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरीज के, इनका भी इन्वॉल्वमेंट होगा इस नीति आयोग में। और फिर स्पेशल इन्विटीज होंगे, जो कि एक्सपर्ट होंगे, स्पेशलिस्ट होंगे अलग अलग डिपार्टमेंट के। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं कि फिलहाल कौन कौन से मेंबर हैं और उनके नाम के साथ समझते हैं कौन किस पद पे कार्यरत है नीति आयोग। तो देखिए सबसे पहले तो है चेयरपर्सन, जिसे अध्यक्ष कहा जाता है, जो कि है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। फिर है वाइस चेयरमैन, जिसे उपाध्यक्ष भी कहा जाता है, वो है राजीव कुमार। और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं सीईओ अमिताभ कांत। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुरेश प्रभु एंड राधा मोहन सिंह। ये तीनों जो आपको पोस्ट दिख रहा है वो सारा नॉमिनेट किया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही नॉमिनेट किए जाएंगे ये सारे मेंबर्स। फिर स्पेशल इन्विटीज हैं कौन, नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर और थावर चंद गहलोत हैं इसमें। तो और फुल टाइम मेंबर्स कौन है, तो वह है विवेक देबरॉय, इकोनॉमिस्ट हैं ये, वीके सारस्वत, जो कि है फॉर्मर डीआरडीओ चीफ, रमेश चंद, जो कि है एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट, और डॉक्टर विनोद पॉल है, जो कि है पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट। फिर गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि डिफरेंशिएट करता है प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग से। और नीति आयोग किस लिए अलग है प्लानिंग कमीशन से, आपको ये पता चल जाएगा। और इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर का, और यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी को छोड़ करके। तो चलिए अब समझते हैं प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में क्या कुछ है अंतर। देखिए सबसे पहले तो प्लानिंग कमीशन को और नीति आयोग को मैं बहुत हद तक समझा चुका हूं। अब आपको ये बताता हूं कि प्लानिंग कमीशन क्या है। टॉप टू बॉटम अप्रोच पे काम करता है। टॉप टू बॉटम अप्रोच मतलब क्या कि प्लानिंग कमीशन में जो एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, पंचवर्षीय योजना को बनाते हैं, और उस पंचवर्षीय योजना को हर एक स्टेट्स, पूरे भारत में, पूरे इंडिया में के हर एक स्टेट्स तक वो डिलीवर करते हैं कि ये पंचवर्षीय योजना बना है और आपको हर स्टेट्स को इसे एग्जीक्यूट करना है। और उस एग्जीक्यूट करने के लिए जो फंड रेज होगा, जो भी पैसे लगेंगे, वो ये प्लानिंग कमीशन क्या करता है, आवंटित करता है, वित्तीय आवंटन करता है हर पंचवर्षीय योजना में लगने वाले पैसे को। कहने का मतलब ये हो गया कि टॉप लेवल में, सेंट्रल लेवल में कुछ प्लान बना पंचवर्षीय योजना, और हर स्टेट को मानना ही पड़ेगा, हर स्टेट तक ये प्लानिंग जाता है, पंचवर्षीय योजना जाता है। इसमें इन्वॉल्वमेंट एक तरीके से स्टेट का कोई भी नहीं रहता है। स्टेट का कितना इन्वॉल्वमेंट होता है वो आपको तीसरे पॉइंट में पता चल जाएगा। तो अब चलिए जानते हैं नीति आयोग का क्या काम है। नीति आयोग बॉटम टू टॉप अप्रोच पे काम करता है। बॉटम टू टॉप अप्रोच क्या, तो आपको अभी जस्ट स्ट्रक्चर से पता चल गया है कि हर स्टेट का और हर लेफ्टिनेंट गवर्नर का, यूनियन टेरिटरीज के इन्वॉल्वमेंट होता है इस पूरे नीति आयोग में, किसी भी प्लानिंग को, किसी भी स्कीम को लॉन्च करने
में उनका इन्वॉल्वमेंट भी होता है, उनके राय मशवरा को भी लिया जाता है। तो जो भी चीजें हैं हर स्टेट, हर छोटे से छोटे यूनिट की बात सुनी जाएगी सेंट्रल लेवल तक। तो ये जो आपका एक आयोग बना वो हर लेवल की बात सुनेगा। तो ये जो बॉटम टू टॉप लेवल तक का कम्युनिकेशन यहाँ पे हो रहा है, और जिसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी कहते हैं, संघवाद का नियम, यानी कि हर सारे लोग संग रह कर के कुछ नियम या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, उसे ही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं। चलिए अब दूसरा पॉइंट समझते हैं। प्लानिंग कमीशन क्या करता है? पैसे को एलोकेट करता है, फंड रेज करता है और मिनिस्ट्रीज और स्टेट गवर्नमेंट को देता है, यानी कि हर एक डिपार्टमेंट को वो देगा और हर एक स्टेट गवर्नमेंट को वो जो पंचवर्षीय योजना लागू होने वाला है उसके लिए पैसे रेज करके उन्हें आवंटित करता है। तो ये एक पावर को एंजॉय कर रहा होता है प्लानिंग कमीशन, जो कि आपको नीति आयोग में नहीं देखने को मिलेगा। नीति आयोग का काम ही एडवाइजरी बॉडी के रूप में इन्हें काम करना है, ये थिंक टैंक की तरह काम करता है। इनका काम सिर्फ और सिर्फ आइडियाज देना है, इनोवेट करना है, चीजों को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, किस तरीके से कौन से आइडियाज देश के लिए हितकारी हो सकते हैं, वो सिर्फ बताना इनका काम है। जो भी उस आइडियाज को एग्जीक्यूट करने में पैसा लगेगा वो फाइनेंस डिपार्टमेंट ही देखेगा, में इनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा जैसे प्लानिंग कमीशन में होता था। वो पावर यहाँ पे काट दिया गया है, ये आवंटन करने का पावर काट दिया गया है। तो चलिए अब ये समझते हैं, अंडर प्लानिंग कमीशन स्टेट्स रोल वाज लिमिटेड। प्लानिंग कमीशन के तहत स्टेट का रोल क्या था? लिमिटेड था। तो अब लिमिटेड मतलब क्या हुआ? कितना रोल है स्टेट का इसमें? तो स्टेट का कोई रोल नहीं था। देखिए, जब प्लानिंग कमीशन कोई भी पंचवर्षीय योजना बनाता था तो उसे एग्जीक्यूट सही तरीके से करना है, ये सारी चीजों को देख रेख करने के लिए, अप्रूव करने के लिए उन सारे पंचवर्षीय योजना को एक बॉडी का गठन किया गया जिसे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कहा जाता है। ये कब गठित हुआ? तो 6 अगस्त 1952 को गठित किया गया। 1952 में 6 अगस्त 1952 में इसे फॉर्म किया गया। इसका काम एक तरीके से ये था कि जो भी पंचवर्षीय योजना, जो कि 5 ईयर्स प्लान बनाया जाता था, उसे सही तरीके से एग्जीक्यूट करना, अप्रूव करना नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का काम हुआ करता था। तो उस नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के पास स्टेट सिर्फ एक बार सालाना आते थे और मिलते थे और उन फंड्स को लेकर के जो भी उन्हें बताना रहता था वो बताते थे। एक बेसिकली उन्हें पंचवर्षीय योजना में उनका कोई रोल नहीं होता था, जो भी वित्तीय काम उनको होता था उस पे वो अपनी कम्युनिकेट करते थे। तो ये बस इतना ही स्टेट का इन्वॉल्वमेंट होता था, इसलिए यहाँ पे लिमिटेड लिखा गया है। बट नीति आयोग में क्या है? नीति आयोग एक गवर्निंग काउंसिल है जिसमें स्टेट के चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल पॉइंट है आपको समझने की कि इसमें नीति आयोग में इन्वॉल्वमेंट होगा स्टेट्स का और लेफ्टिनेंट गवर्नर का, और वो भी डिसीजन मेकिंग बॉडी होंगे, वो भी जो भी प्लान बनेगा उसमें उनका भी इन्वॉल्वमेंट होगा। तो इन होल आपको यही समझना है कि ये टॉप टू बॉटम अप्रोच है। ऊपर के लेवल में कुछ भी प्लानिंग बना और उस प्लान को, उस योजना को पूरे स्टेट को एग्जीक्यूट करना है, इसमें कोई भी स्टेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। एनडीसी का गठन हुआ और एनडीसी का काम था जो भी पंचवर्षीय योजना होगा उसे सही तरीके से एग्जीक्यूट करना। एनडीसी का काम था, प्लानिंग कमीशन का सिर्फ काम था कि सारे पंचवर्षीय योजना को बनाना। और नीति आयोग में क्या है? ये बॉटम टू टॉप अप्रोच है। बॉटम से जो भी सारे स्टेट्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होगा, वो हर डिसीजन में अपना कुछ कम्युनिकेट करेंगे, अपने आइडियाज देंगे, अपने सुझाव को देंगे, वो कितना सक्षम है हर प्लानिंग के साथ। जो भी प्लानिंग बनेगा, उस जो भी स्कीम्स बनेगा उसमें हर स्टेट ना अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता है, वो अपनी बातों को रख सकते हैं, इसलिए ये बॉटम टू टॉप अप्रोच है। इसमें क्या है? ये कोई भी वित्तीय आवंटन करने का अधिकार नीति आयोग के मेंबर्स को नहीं है। नीति आयोग को ये अधिकार नहीं है कि वित्तीय आवंटन करे, और नीति आयोग में आपको सारे स्टेट्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको पता चलेगा प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में। अब चलिए कुछ इश्यूज के बारे में जान लेते हैं। प्लानिंग कमीशन में क्या इश्यूज है और नीति आयोग में क्या इश्यूज होते रहते हैं। तो देखिए, प्लानिंग कमीशन में जो इशू था वो ये था कि स्टेट्स को कोई रोल नहीं था, तो स्टेट्स अपने आप को सहज महसूस नहीं करते थे। कहीं कुछ जगहों पे, कुछ पॉलिसीज में वो जो कंफर्टेबल बहुत सारे स्टेट्स नहीं होते थे, तो उनको कोई कम्युनिकेशन नहीं था, कोई लिंक नहीं था कि वो कम्युनिकेट कर सके, उसमें अपने आइडियाज को रख सके, कुछ चीजों को बदल सके। इस तरीके का कोई अधिकार नहीं था स्टेट्स के पास। तो ये एक तरीके से तानाशाह टाइप का हो जाता था और उनके लिए, स्टेट्स के लिए ये ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रहता था कई मौकों पर। और नीति आयोग, जिसके कारण कॉन्ट्राडिक्शन भी पैदा बार बार हुआ करता था। और नीति आयोग में क्या दिक्कतें हुई? नीति आयोग में अब चूंकि सारे यूनिट को अपने राय मशवरा को रखने की इजाजत मिल गई, तो अब क्या है कि पहले एक आइडिया था, सब पे एग्जीक्यूट होता था। अब क्या है कि 100 आइडिया है और उसे 100 तरीके के आइडियाज को एक आइडिया बना करके एक मेजोरिटी में एक प्लान को एग्जीक्यूट करना रहता था। तो यानी कि यहाँ पे ये हो गया कि 100 लोगों को खुश करना हो और एक
अल्टीमेट प्लान बनाना है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा समय भी बर्बाद हो रहा है। तो ये इसका एक डिमेरिट है कि हर प्लान्स को बनने में काफ़ी ज़्यादा समय भी लग जाता है, क्योंकि सबके आइडियाज़ को सेटिस्फाई करते हुए कोई प्लान बनाना है। और जब ये सेटिस्फाई करके प्लान बन जाता है तो वो अल्टीमेटली बहुत अच्छे से और बहुत तेज़ी से काम तो करेगा, लेकिन वो आइडियाज़ एक्चुअली में बनते बनते काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। अब चलिए वो इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं कि जिसको लेकर के काफ़ी कॉन्ट्राडिक्शन देखने को आपको मिलता होगा कि संसद में भी, राज्यसभा, लोकसभा, न्यूज़ डिबेट में भी ये सुनने को मिलता होगा कि किसने किसका कॉपी किया। कांग्रेस कहती है कि प्लानिंग कमीशन को ही एक नया नाम दे दिया गया है और नीति आयोग के रूप में वो उन्हीं के आइडियाज़ हैं, और बीजेपी कहती है कि ये उनके आइडियाज़ हैं, प्लानिंग कमीशन में काफ़ी कुछ कमियाँ थी, उन्होंने कुछ भी कॉपी नहीं किया। तो एक तरीके से आपको ये समझना होगा कि कॉपी हुआ क्या है, किसने किसका कॉपी किया है। तो आप कह सकते हो कि जो भी चीज़ पहले बना होगा उसके बाद बनने वाला चीज़ शायद पहले वाला को कॉपी करेगा। तो ये बात तो है। देखिए यूएसएसआर जो है 1920 में अपने देश को डेवलपमेंट की तरफ ले जाने के लिए 5 इयर्स प्लान का गठन करा और वो अब उसमें काफ़ी सक्सेस भी अचीव करा, जिसको देख करके जवाहरलाल नेहरू ने भी ये सोचा कि ये इसी तर्ज पे अगर अपने देश में भी काम किया जाए तो वो हमारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो अल्टीमेटली ये आइडिया लिया गया यूएसएसआर के तरफ से, और यूएसएसआर की तरफ से सिर्फ इंडिया ने ही आइडिया नहीं लिया, फिर चाइना ने लिया, चाइना के बाद जर्मनी ने भी ये लिया। तो एक तरीके से अब आपको समझ में आ गया कि ये प्लानिंग 5 इयर्स प्लान जो है ये एक्चुअली में यूएसएसआर से इंस्पायर हो करके ये प्लान बनाया गया हमारे देश में, और इसकी गठन जवाहरलाल नेहरू ने की 1950 में। तो अल्टीमेटली ना तो कॉपीराइट एग्जैक्टली इस पे आप बीजेपी डाल सकता है, ना तो कांग्रेस डाल सकता है।